हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको क्लास 12th का जो फिजिक्स का लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, जिसका फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। जो 12th बोर्ड आ रहा है बेटा, अभी हम लोग बोर्ड को भी ध्यान में रखते हुए और इस ढंग से पढ़ें कि जो क्वेश्चन आजकल बोर्ड में आ रहे हैं वो तुम देख रहे होगे कि अक्सर हर साल ये शिकायत सुनने को मिलता है कि सर बोर्ड का पेपर बड़ा लेंदी था, तो पेपर में जो है उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया था जो हम लोग एनसीईआरटी में नहीं पढ़े थे। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में हर कुछ है। अब यह है कि टीचर उसको किस ढंग से सिस्टमेटिक करके और आपके पास रख रहा है। थोड़ा सा ये जरूर है कि आपको अब बाएं दाएं हर टाइप के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होगा। तो मैं जो आपको दे रहा हूँ, जो भी मटेरियल्स आपके पास जा रहा है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का दिया, तो बोर्ड में पूछे जाते हैं कि बाय द 3 प्रॉपर्टीज या 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो क्वेश्चन आते हैं, हमने सबसे पहले एनसीईआरटी के जो दोनों क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करवाया है और उसी टाइप के क्वेश्चन आईटी मेंस और नीट में भी आते हैं। अब मैं कूलम्ब्स लॉ, जो मेरा सेकंड वीडियो है, उसमें मैं कूलम्ब्स लॉ को बताने जा रहा हूँ। बेटा बोर्ड में पूछता है व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देखिए पिछले के सालों में पूछा है व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, गिव इट्स वेक्टर फॉर्म। तो आपको थ्योरी प्लस उसके आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको ध्यान देना होगा। अब आप देख रहे हैं कि बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है, इस वीडियो को दे रहे हैं आपके पास। और इसके बाद मैं पुनः एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आप देखिए कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ, जैसे हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन्स के लॉ को पढ़ा है, जो कि 2 पॉइंट मास के बीच लगने वाले फोर्स के लिए है, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ का सेम महत्व है, सेम चीज है। ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। तो क्या है इस स्टेटमेंट को हम लोग देखें, क्योंकि बोर्ड में पूछता है व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, गिव इट्स वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हमको स्टेटमेंट को देखना होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वहां क्या था, वहां बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स था, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है। ये डिफरेंस भी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है। अगर सेम पॉइंट चार्ज है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction or repulsion, electrostatic force of attraction or repulsion acting between 2 point charges, acting between 2 point charges acting between 2 point charges is directly proportional to the product of point charges, and inversely proportional to the square of the distance between them। ये कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है। देखिए वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, अट्रैक्शन, और शेष चीज सेम था। वहां था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, आगे के चीज सेम थे। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
वहां भी इनवर्स लॉ का पालन करता है, वो भी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो क्या चीज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the point charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर ये पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस इनके सेंटरों का, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर इस पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस यानी दोनों के सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये अगर हम r मान लें, तो कूलम्ब्स ने क्या कहा कि जो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्ज, यानी इंडिविजुअल चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। एक पॉइंट चार्ज मान लो 10 कूलम्ब का है और दूसरा 100 कूलम्ब का है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा। जितना 10 100 पर लगाएगा उतना ही 100 कूलम्ब वाला जो पॉइंट चार्ज है वो 10 पर लगाएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल चार्जेस, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस। तो ये आप याद रखिएगा। अब फिर क्या बोला है कि उनके बीच जो डिस्टेंस है जो हमने r लिया है उसके इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी r के बढ़ने से बहुत तेजी से क्या चीज होगा? ये जो फोर्स है वो r के बढ़ने से बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। तो बेटा अगर हम दोनों को मिला देते हैं, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वहां ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G था जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ जो के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको थोड़ा बेटा समझना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या चीज है, वेयर स्मॉल के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या चीज है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है which is equal to 1/4 pi epsilon naught। एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के लिखो या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिखो। अब यहाँ क्या चीज हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट जहाँ क्या चीज है बेटा? एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी या उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कहते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर डिपेंड करेगा। ये आप याद रखिएगा। यानी हमारा क्या आ जाएगा? F हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो पॉइंट चार्ज के बीच। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्सिलॉन नॉट आया है, यानी वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एप्सिलॉन r जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा क्या होगा? मीडियम पर डिपेंड करेगा। अब एयर के लिए अब सबका तो हम लोग ये वैल्यू जो रिलेटिव परमिटिविटी है उस सबका हम लोग नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसका हमको मालूम होना चाहिए। तो ये बेटा आपका कूलम्ब्स लॉ है, और कूलम्ब्स लॉ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करेगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। ये डिफरेंस आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ फार्मूला से ही आपको सब चीज स्पष्ट हो रहा है। अब इसके आगे आप देखिए जो एप्सिलॉन r है
ये एप्सिलॉन आर क्या चीज है? रिलेटिव परमिटिविटी है। तो थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग देख ले कि होता क्या है। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी नाम से स्पष्ट है, यहाँ आया है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी डेफिनेशन से कोई डेफिनेशन तो जनरल है, आप इसका वैल्यू समझिए। फॉर एयर या वैक्यूम के लिए, और एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता है। वाटर के लिए, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बेटा सबसे ज्यादा होता है फॉर वाटर, ये 81 होता है। और फॉर मेटल सबसे ज्यादा मेटल के लिए होता है। फॉर मेटल एप्सिलॉन आर कितना आएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि एयर के लिए 1 है एप्सिलॉन आर का वैल्यू, वाटर के लिए 81 है, और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, सबसे ज्यादा मीटर का होता है। लेकिन लिक्विड में सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का होता है। अब आप इसका मतलब समझिए, परमिटिविटी होता क्या है। ऐसे तो डेफिनेशन देखिए, अगर डेफिनेशन ऑफ आपको लिखना हो, डेफिनेशन ऑफ अगर एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी हमको लिखना हो, हम लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन आर क्या आएगा? रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू दैट ऑफ मीडियम, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखे हैं क्या आया है। देखिए यहाँ पर क्या आया है, इसको अगर एयर के लिए लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब F मीडियम में क्या हो गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यानी F मीडियम क्या आ जाएगा? F एयर अपॉन एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R बेटा क्या आ जाएगा? F एयर अपॉन F मीडियम। तो डेफिनेशन तो तुम समझ सकते हो, बोर्ड में कभी कभी आता भी है, डिफाइन द रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर टू दैट इन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये तो आपका देखिए डेफिनेशन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन इसका अर्थ समझिए। एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, यानी नॉट गिव परमिशन टू अप्लाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब हुआ यानी डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। यानी परमिटिविटी नॉट गिव टू परमिशन। देखिए ये अर्थ, ये चीज आपको बुक में तो मिलेगा नहीं, बुक में तो आपको सीधा सीधा डेफिनेशन मिल जाएगा। तो बोर्ड में आप लिखेंगे डेफिनेशन ही, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू दैट इन मीडियम दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इस पर न्यूमेरिकल भी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, जो तुम्हारे 1 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। उसमें एयर में पूछा था, एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया था, इसको कैपिटल के भी लिखते हैं, और मीडियम का फोर्स दिया था। तो एयर में फोर्स आपको निकालना है। कई बार ऐसा भी आया है कि मीडियम में फोर्स पूछ रहा है, एप्सिलॉन आर मीडियम का दिया हुआ है और एयर में फोर्स दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले से निकाल लोगे। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्लियर है। और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, वो वैल्यू भी दिख दे रहे हैं। तो ये आपका ये चीज हुआ डेफिनेशन की। लेकिन एप्सिलॉन आर होता क्या है? यानी destroyed the electric force between 2 point charges, यानी not give a permission to apply the electric force between 2 point charges, that is called relative permittivity। अब इसका मतलब समझिए, वाटर का, लिक्विड में सबसे ज्यादा वाटर का है 81, इसलिए वाटर में क्या हो जाता है, अगर 2 पॉइंट चार्ज एयर में है लेकिन उसी को लेकर वाटर में चले जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स 81 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। F air upon 81 that is F air upon medium that is 81। तो यहां होगा क्या, मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो एयर में जितना है उसका 81 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वाटर का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी लिक्विड में सबसे ज्यादा है, यानी वो परमिशन ही नहीं देता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स लगे, यानी वो कम कर देता है। डिस्ट्रॉयड द इलेक्ट्रिक फोर्स या डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये जो स्ट्रेंथ है, यानी स्ट्रेंथ to decrease the electric force between 2 point charges, that is called relative permittivity। इस ढंग से आप इसको समझते रहेंगे। आपको डेफिनेशन और मीनिंग दोनों में बता दिया। अब बेटा जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, इसका वैल्यू ये सब आपको दिया रहेगा 8.85 कूलम
कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट होते हैं। कभी कभी इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आप खुद भी समझ सकते हो। अगर यहां से फार्मूला को देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट का होता नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा ये डेफिनेशन था। अब आप इस चीज को देखिए कि इसका जो है बोर्ड में तो पूछेगा व्हाट इज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आप लिख देंगे, ये तो आपको न्यूमेरिकल के लिए पूरा आगे तक लेके जा रहे हैं। इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिए क्या आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, कूलम्स लॉ का देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वाई एक्सिस पर हम लोग फोर्स ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ले लेते हैं, तो बेटा ये ग्राफ आएगा। यानी यहां देखिए आप देख सकते हो कि फोर्स देखो F1 है, तो डिस्टेंस तुमसे अगर हम पूछेंगे तो तुम कहोगे सर R1 है। फोर्स देखो घटा है, डिस्टेंस हमने थोड़ा सा बढ़ाया, फोर्स तेजी से घट रहा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्टेंस के साथ बेटा ये ग्राफ आएगा, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। कुछ चीज हम लोग और देख लें नोट बना करके, जैसे देखिए इन सब चीजों को आपको जानना जरूरी है। Q1 इंटू Q2 अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब बेटा क्या होगा, लेस देन 0 यानी एक अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, यानी दो अपोजिट पॉइंट चार्ज है, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो अपोजिट पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस ढंग से बनता है, ये आपको बेटा मालूम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसका देखो, अगर Q1 इंटू Q2 तुमको कोई बोल दे कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। और एक चीज और याद रखिए, अगर आपको कोई बोल दे कि Q1 इंटू Q2 0 है, इसका मतलब इट डज नॉट ओबेज कूलम्स लॉ, इट डज नॉट ओबे कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ का पालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 ये एक पॉइंट चार्ज को बता रहा है, A इंटू बी 0, इसका मतलब या तो A 0 है, और अगर A 0 नहीं है तो निश्चित रूप से B 0 होगा, यानी कोई एक 0 होगा। जबकि कूलम्स लॉ क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यहाँ अकेला पॉइंट चार्ज है, इसलिए इट डज नॉट ओबेज कूलम्स लॉ। और दो आपको हम बता दिए हैं कि Q1 Q2 लेस देन 0 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर देन 0 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इस तरह कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, कूलम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया, और उसपे जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आजकल बोर्ड में भी ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब जो पेपर का बेटा पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न बता रहा है कि आपका लेवल यहां तक होना चाहिए कि आप क्लास 12 करते ही जो कम से कम सीयूईटी और ये सब जो पेपर है ये आप कम से कम निकाल सके। तो आजकल शिक्षा का जो पैटर्न चल रहा है वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा पीवाईक्यू की ओर
ध्यान दीजिए और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ तक बताया, यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होंगे कि बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर और 2 नंबर के, वो आप कर ले जाएंगे आराम से, आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ये तय है। तो आप यहाँ तक अपने लेवल को लेके चलिए। बेटा अब हम लोग चलते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। आपको कुछ नहीं, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, ये हेडिंग डाल देना है बोर्ड में और देखिए करना क्या है आपको। ये हम लोग मान लेते हैं बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन है। अब हम 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज बेटा हम ये ले लिए, ये हमारा Q1 है, ये पॉइंट चार्ज हमारा Q2। जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर, जो Q1 है बेटा उसका पोजीशन वेक्टर जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर R1 मान लेते हैं और जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर R2 मान लेते हैं। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। तो बेटा इसको भी अगर ये मान लीजिए A पॉइंट है और ये चार्ज B पॉइंट पर है, इसको वेक्टर AB या इसको हम ये भी बोल सकते हैं R12, क्या बोल सकते हैं R12। अब एक चीज आप लोग याद रखोगे कि R12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और वो कितना होगा R। ये हम डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच क्या माने हैं R माने, कि जो Q1 Q2 जैसा भी हम लोग माने थे कि Q1 और Q2 जो 2 पॉइंट चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उनके सेंटर के बीच का, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है R है, क्योंकि ये सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब यहाँ तुम ये भी लिख सकते हो, इसको तुम इस फॉर्म में भी कर सकते हो कि मॉड वेक्टर AB दैट इज मॉड वेक्टर BA and that is equal to R, ये भी आप समझ सकते हो। अब आप देखिए ये मान के चलना पड़ेगा कि Q1 Q2 लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। अगर आप लेस देन 0 करते हो तो दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेक्टर फॉर्म बेटे चेंज करेंगे, उसमें वहां वेक्टर फॉर्म चेंज करेगा। तो आपको कोई एक मान के लगाना पड़ेगा कि या तो दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो Q1 Q2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो देखिए आप, हम कुछ भी एक मान के यही आप मान लेंगे कि Q1 इंटू Q2 ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अब इस स्थिति में क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा बेटा वो इस डायरेक्शन में लगेगा F(2) ड्यू टू 1, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी F(1) ड्यू टू 2। ये आपको फिगर में बना देना पड़ेगा, यानी Q1 का सेंटर Q2 के सेंटर को रिपेल करेगा, Q2 का सेंटर Q1 के सेंटर को रिपेल करेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, जो F12 आएगा वही F21 आएगा वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाने से वेक्टर अलग हो गया है। तो आपको Q1 Q2 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये फिगर बनेगा, लेस देन 0 करेंगे तो F12 का डायरेक्शन ये होगा F2 और F21 का ये होगा, तो फिगर चेंज हो जाएगा। तो कोई एक मान के आप कीजिएगा, फिगर बनाइएगा और उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। मैं सब कुछ यहाँ पे कर दिया हूं आपको। अब आप देखिए क्या आएगा, आपको लिखना पड़ेगा बस इतना ही कि इलेक्ट्रो, फालतू नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल आपको करना है। तो मैं जो बता रहा हूं उस ढंग से अगर आप करते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पर Q2 कितना लगा रहा है बेटा, कितना होगा, Q1 पर Q2 के कारण जो लग रहा है उसको हम लोग क्या माने हैं F(1) ड्यू टू 2।
तो क्या होगा, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखिए स्मॉल के का वैल्यू यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, k इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन है B से A की ओर, तो उसको बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, B से A की ओर यानी 2 से 1 की ओर, तो उसको लिखोगे यहाँ R21 कैप। वेक्टर BA कैप भी लिख सकते हैं, या आपको यूनिट वेक्टर का पहले से ही आप वेक्टर 11th में पढ़े हुए हैं, BA कैप या 2 से 1 की ओर, तो R21 कैप। अब इसको देखो प्योर वेक्टर फॉर्म में बेटा हम ले जाएंगे, तो प्योर वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, स्मॉल के Q1 इंटू Q2। अब इसको भी वेक्टर R को को हम क्या लिख सकते हैं, R21 भी R12 भी, यहाँ 21 आया है, अगर हम इसमें अपोजिट मान लेते तो ये R12 आ जाता। तो R को भी यहाँ हम क्या लिख देंगे, R स्क्वायर को क्या लिख देंगे, R21 मॉड का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का तुमको ज्ञान है, ये क्या आता है, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो हमारा ये क्या आ गया फार्मूला, स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपान R21 मॉड का वेक्टर R21 मॉड का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, या R12 वेक्टर को आप ये भी लिख सकते हैं, या k Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि F12 कितना आएगा, स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपान R क्यूब R21 वेक्टर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया। स्मॉल के अगर एयर के लिए आता है तो उस स्थिति में 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एयर, एप्सिलॉन R1 हो जाता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आएगा, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 से हम लोग करेंगे। एयर के लिए स्मॉल के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 9। अब ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब सिमिलरली करके आप लिख सकते हो, similarly electrostatic force acting on Q2 due to Q1 क्या होगा, Q2 पर जो बेटा Q1 के कारण लगेगा वो कितना लगेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, F12 ड्यू टू 1। सेम चीज स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब इस पर जो लग रहा है इसका डायरेक्शन किधर है, 1 से 2 की F21 का, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे R12 कैप। अब पुनः इसको उसी तरह हम लोग करेंगे, आगे ये क्या आ जाएगा, यानी F21 बेटा हमारा कितना आ जाएगा, F21 हो जाएगा स्मॉल के Q1 इंटू Q2 अपान R क्यूब और R21 वेक्टर। ये हो गया कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 किया है, उसी तरह फिर इसको भी आप बढ़ा देंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21। फिगर आपका ये होना चाहिए, सारी चीज स्पष्ट रहना चाहिए। आपको इसमें पूरा नंबर दे देगा, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप जरूर कीजिए। तो बोर्ड में आता है व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, गिव इट्स वेक्टर फॉर्म। आपको हमने वेक्टर फॉर्म बता दिया है। आप ध्यान रखिए कि जब भी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आपको जो यूनिट वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, जो 1 2 पर लग रहा है उसका डायरेक्शन 2 to 1 है, यहाँ R21 क्या होगा, R21 क्या आपको हम R21 वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर R21, तो इस ढंग से इसको लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर भी हमने कर दिया है। यहाँ भी आप लिख सकते हो R21 मॉड वेक्टर R21 का क्यूब या R क्यूब, वो हो गया वेक्टर फॉर्म में आपने कर दिया। लेकिन अगर Q1 Q2 लेस देन मान के चलेंगे तब बेटा ये अलग हो जाएगा फिगर, और यहाँ अगर 1 2 रहेगा तो यहाँ 2 1 आया, उस स्थिति में F12 यहाँ भी R12 होगा, क्योंकि डायरेक्शन 1 से 2 की ओर हो जाएगा। ये याद रखिएगा,
ये दोनों आपको करने पड़ेंगे, Q1 पर Q2 के कारण और Q2 पर Q1 के कारण। ठीक है, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत होता है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस चीज को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको दोबारा समझाऊंगा। अब देखिए कंपैरिजन, कंपेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कंपैरिजन है, दोनों फोर्स क्या चीज है, सबसे पहले तो दोनों सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स है। सिमिलैरिटी को पहले आप देखिए, क्या चीज है, सिमिलैरिटी में पहले आप देख लीजिए, इस सिमिलैरिटी इनके बीच क्या है, बोथ आर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, बोथ आर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, बोथ obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ तेजी से घटता है, वहां भी था F प्रोपोर्शनल 1/r², यहां भी F प्रोपोर्शनल 1/r²। सेंट्रल कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल कंजर्वेटिव है, अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच लगता है, अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के बीच लगता है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होता है। कंजर्वेटिव कहने का मतलब बेटा फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होता है। अगर वर्क डन बाय द फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी होता है तो उस फोर्स का नाम सेंटर, उस फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में 10 मीटर गिरा दें तो भी वहां mg/h10 लेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एयर में गिराएंगे तब भी mg/h10 लेंगे, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वही होता है जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल कंजर्वेटिव है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, ये आप याद रखिएगा। और डिसिमिलैरिटी में देखिए, जो डिसिमिलैरिटी आएगा तो डिसिमिलैरिटी में बेटा क्या आ जाएगा, डिसिमिलैरिटी में आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। फाइव ग्रेविटेशनल फोर्स, while gravitational force is weak force, ये वीक फोर्स शार्ट में सब लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दूसरे नंबर पर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग अपॉन मीडियम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। 5 ग्रेविटेशनल फोर्स independent from medium, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम होता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। दो कौन सी बॉडी है, वो चाहे अर्थ पर जाए, चाहे मून पर जाए, चाहे किसी भी प्लैनेट पर जाए, उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि G 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
किलोग्राम स्क्वायर होता है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग अपॉन मीडियम और ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम है। दूसरी बात नेक्स्ट देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस 5 ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंडिंग अपॉन, अब आप समझिएगा, डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट masses electrostatic force strongest, gravitational force weakest, electrostatic force independent from medium, depending upon medium, gravitational force independent from medium, electrostatic force depending upon the product of point charges and gravitational force depending upon the product of point masses। और जो सिमिलरिटी है दोनों सेंट्रल कंजर्वेटिव है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। और भी कुछ पॉइंट बेटा हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट मासेस। दोनों सेंट्रल कंजर्वेटिव है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। बोथ ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये तो सिमिलरिटी में हो गया। डिसिमिलरिटी में आप इतना भी अगर समझ रहे हैं तो ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग upon medium, gravitational force independent from medium, electrostatic force depending upon the product of point charges, while gravitational force depending upon the product of point masses। ये ध्यान दीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट masses, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट masses, product of point masses। और एक आध पॉइंट है बेटा जो दिमाग पे आ नहीं रहा है, लेकिन इतना भी सफिशिएंट है। अगर इतना आप याद रखते हो तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी हम लोग इतना अगर समझते हैं तो बहुत है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो बोर्ड के होते हैं वो भी इसमें अराइज करता है कि कैसा है, सेंट्रल कंजर्वेटिव है, नॉन सेंट्रल कंजर्वेटिव, मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। ये सब आप याद रखिएगा जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के पॉइंट है। अब हम लोग नेक्स्ट बता देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे अराइज हो रहा है। देखिए, करे 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charges of A is transferred to B, देखो A पर कितना चार्ज है बेटा, ये A जो है A पर प्लस Q चार्ज है, और जो तुम्हारा B है B पर माइनस Q चार्ज है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच लग रहा है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, स्मॉल के Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कैसा होगा, तो एट्रैक्टिव होगा, क्योंकि अपोजिट पॉइंट चार्ज, ये फोर्स एट्रैक्टिव का होगा, इतना लगेगा। अब कह रहा है कि A से 25% चार्ज B में चला गया, तो B में चार्ज कितना हो जाएगा, जो B का चार्ज होगा
यानी अब पहले तो दोनों पे सेम चार्ज था, लेकिन अब ए का चार्ज कितना बचेगा, तो ए का चार्ज बेटा कितना बचेगा, Q माइनस Q का 25% यानी Q इंटू 25/100 यानी Q/4, तो Q माइनस Q/4 यानी हमारा बचेगा ये 3Q/4। और B पर चार्ज कितना हो जाएगा, A पर इतना पॉजिटिव हो जाएगा, A पर इतना पॉजिटिव रहेगा और B पर कितना हो जाएगा, तो B का चार्ज कितना था, -Q था, उसको कितना दे दिया गया, -Q था, उसको कितना दे दिया गया, तो 25% यानी Q/4 उसको दे दिया गया चार्ज। तो उस पर चार्ज हो कितना गया, उस पर चार्ज हो गया यानी -4Q + Q यानी -3Q, कितना आ गया, -3Q/4, -3Q/4, ये हमारा B का चार्ज हो गया। अब इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, K इंटू 3Q/4, अभी भी लगेगा अट्रैक्शन का ही 3Q/4 इंटू पुनः 3Q/4, माइनस यहाँ लगाएंगे नहीं, साइन हम लोग नहीं रखते हैं, उसको अट्रैक्शन रिपल्सन में देखते हैं, अपॉन r², डिस्टेंस उनके बीच वही है, तो कितना आ जाएगा 3/4 यानी हम इसको लिख सकते हैं 9/16 इंटू K Q² अपॉन r²। अब हमारा ये किसका वैल्यू है, इनिशियल फोर्स का वैल्यू है, यानी कितना आ गया 9/16F, 9/16F, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा हुआ है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी बेटा आ सकता है, यहां तक तुम लोगों का प्रैक्टिस रहना चाहिए, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। ए में जितना पहले ए और बी का चार्ज Q था, एक +Q एक -Q था, अट्रैक्टिव लग रहा था, अब ट्रांसफर के बाद 25% चार्ज का ट्रांसफर हुआ, यानी Q/4 के बराबर ट्रांसफर हो गया, तो ए पर इतना चार्ज हो गया, बी पर पहले -Q था, उसमें Q/4 आ गया, तो -3Q/4 हो गया। इस तरह हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the line joining the two equal charges Q, ठीक है, the system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। कह रहा है a charge Q is placed at a distance at the center of the line joining the two equal charges capital Q। तो मानो यहाँ पर एक कैपिटल Q है, ये पॉइंट A है, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं यहाँ B है, यहाँ भी कैपिटल Q, यानी A पर भी Q है, B पर भी Q है, और इसके सेंटर में अगर इनके बीच का डिस्टेंस बेटा हम R मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा R है, इनके सेंटर पर यानी O पॉइंट पर जो है एक स्मॉल Q को रख दिया गया। अब कह रहे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि नेट फोर्स जो है, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स सब पे जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, इस तय है कि ये अगर +Q है, इसके द्वारा इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव है, और इसके द्वारा इधर लगेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो इसको A पर जो चार्ज +Q है ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका साइन -Q होगा। अब देखिए क्या करेगा, ये इसको, इसके द्वारा इस पर बेटा क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, F/A ड्यू टू O, ठीक है। इसके द्वारा क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, F/A ड्यू टू B। अगर ये दोनों सेम है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब यहां भी देखोगे, इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स होगा, सेम चीज बेटा यहां हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखिए ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या आएगा, मॉड वेक्टर FAB दैट इज इक्वल टू मॉड वेक्टर FAQ। तो बेटा कितना आ जाएगा, K Q इंटू Q अपॉन R², ये हो जाएगा K Q इंटू स्मॉल Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। वैसे नेट फोर्स लेके भी हम जीरो करेंगे तो Q और स्मॉल Q के साइन अपने आप अपोजिट हो जाएंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं। एक Q देखिए कट जाएगा
तुम्हारा Q बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्मॉल Q बाय आर स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, तो यहां से बेटा क्या आ गया, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी हमारा स्मॉल Q कितना आ गया, कैपिटल Q बाय 4। अब साइन तुम देख रहे हो कि स्मॉल Q और कैपिटल Q के साइन क्या होंगे, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, यानी स्मॉल Q इट इंप्लाइज स्मॉल Q इज माइनस Q बाय 4। और ये तुम्हारा डायरेक्ट भी आ सकता है, अगर इस पर फोर्स हम डायरेक्ट कर दें, एफ ए बी मॉड वेक्टर एफ ए बी प्लस एफ ए क्यू दैट इज 0, इस पर लगने वाले फोर्स को 0 करें तो साइन सहित आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बोर्ड में है, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में, आपको पेपर्स में भी मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए। टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d exert a force on each other if they are immersed in liquid of dielectric constant 2, then what is the force if all conditions same। अब देखिए सेम कंडीशन है, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी वही d है, लेकिन उसको डुबा दिया गया ऐसे मीडियम में। अभी जस्ट तुमको हम बताए हैं कि जो एप्सिलॉन r होता है बेटा, ये एकदम बोर्ड का क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आ सकते हैं, तुम्हारे सीयूटी के पेपर में आ सकते हैं, नीट में भी आ सकता है, डिफेंस में भी आ सकता है, लेकिन ये जस्ट बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको यहां तक तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि बोर्ड में हम जो है 100% यानी 100% करके आए, 70 में 70 करके आए, तो आपको बेटा इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एप्सिलॉन r अभी जस्ट आपको बताए थे, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, तो तुम्हारा एप्सिलॉन r बेटा कितना दिया है, 2 दिया है, सब चीज सेम है, वही d डिस्टेंस है, एफ है एयर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, 2 इक्वल चार्जेस exert a force on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then what is the force? तो फोर्स क्या होगा, अगर एयर में F है तो मीडियम में तुमसे पूछ रहा है, यहां से बेटा मीडियम में कितना फोर्स आ गया, मीडियम में आ गया F बाय 2, सब चीज सेम है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, पूरी मेरी गारंटी है कि बोर्ड आपका बहुत अच्छा जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप वहां छोड़ के नहीं आएंगे, और सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव 1 और 2 नंबर के होते हैं उसको तो आप कर ले जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बेटा छूटता नहीं है। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं छूटते हैं, इसी में वो गलती कर बैठते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है 3 चार्जेस प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस 0, d/2 एंड d। अब देखिए, एक ऑरिजिन पर है, ये मान लो 0 हो गया, यानी ऑरिजिन पर है प्लस क्यू, ठीक है। फिर तुम्हारा जो है d/2 पर कौन सा चार्ज है, d/2 प्लस क्यू, d/2 पर, यानी यहां से d/2 डिस्टेंस पर ये हमारा स्मॉल क्यू हो गया, और फिर यहां से d डिस्टेंस पर, ये d डिस्टेंस पर जो है यहां पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, ठीक है। अब कहा क्या रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट 0 इज 0, देन वैल्यू ऑफ, यहां पर जो फोर्स है 0 का अनुभव कर रहा है, तो देखो कैसे 0 का अनुभव करेगा, इस पर 2 फोर्स लगेगा, एक लगेगा इसके कारण लगने वाला डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव, देखो ये प्लस है, तो जो तुम्हारा इस पॉइंट का नाम हम दे दें वो ए बी, तो बी पर के कारण इस पर जो बेटा फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, एफ ऑन ओ ड्यू टू बी, ये तो तय इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये अगर नेगेटिव होगा तभी तो फोर्स इसके कारण इधर लगेगा, इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर होना चाहिए, एफ ऑन ओ, एफ ऑन ओ ड्यू टू ए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन मान लो तुम अगर नहीं इसको मानना चाह रहे हो तो तुम क्या करोगे, अपने आप साइन आएगा। देखिए कुछ बच्चे जो नहीं चाहेंगे तो अपने आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ ओ बी और प्लस एफ ओ ए, इनका सम बेटा 0 होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम हो, तभी तो नेट फोर्स 0 का ही अनुभव करेगा। तो कैसे आएगा, देखो एफ ओ बी कितना आ जाएगा, के स्मॉल के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर अपॉन
डी स्क्वायर प्लस के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी बाई टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये कितना आ गया देखिए आप खुद आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये के को भी हटा दिए हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर बाई फोर। बेटा फोर ऊपर चला जाएगा। अब आप खुद देखिए एक क्यू यहां से कट जाएगा तो कितना आ गया तुम्हारा, यहां आ गया तुम्हारा डी स्क्वायर कट गया, यानी स्मॉल क्यू कितना आ गया माइनस क्यू बाय फोर, माइनस क्यू बाय खुद आ जाएगा ये। और ये तय है कि जब नेगेटिव होगा तभी तो ये खींचेगा, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा है। अगर नेगेटिव होगा तो इसके द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, या माइनस क्यू बाई फोर, यानी ऑप्शन डी बेटा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है ये चार्ज क्यू इज डिवाइडेड, कह रहा है चार्ज क्यू को डिवाइड करो। ये चार्ज कैपिटल क्यू है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक पार्ट इसका स्मॉल क्यू है, दूसरा पार्ट बेटा क्या हो जाएगा क्यू माइनस स्मॉल। अब कह रहा है कि इनको हम कितने डिस्टेंस पर रखें, इनको हम कितने डिस्टेंस पर रखें इन दोनों चार्जों को कि इनके बीच लगने वाला डिवाइडेड फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दोनों को हमने आर डिस्टेंस पर बेटा रख दिया। अब इनके बीच देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ये आईटी का है, जरूरी नहीं है बोर्ड में इस टाइप का पूछे, अब इसमें है मैंने कर दिया है। इसके बाद हम लोग फिर कूलम्स लॉ के जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बेटा उसको करेंगे। आप एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखिए यहाँ पर के स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ने दो पार्ट में डिवाइड किया है अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा वेरिएबल बेटा, यहाँ पर क्या है के बाय आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब वेरिएबल इसमें स्मॉल क्यू है, हम करेंगे क्या बेटा df अपॉन dq कर देंगे, जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। मैथ वाले बच्चे इस चीज को जानते होंगे, के बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल क्यू कॉन्स्टेंट है, dq अपॉन dq हो जाएगा माइनस dq स्क्वायर बाय dq हो जाएगा। अब इसको करेंगे, अब ये क्या आ गया स्मॉल के बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा q इंटू वन, ये आ जाएगा माइनस टू क्यू। होता क्या है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है आपको बोर्ड में, df बाय dq को फिर हम क्या करते हैं df बाय dq, यानी जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो करते हैं। ये किस लिए कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f के मैक्सिमम वैल्यू के लिए df बाय dq को जीरो करेंगे। और जब तुम df बाय dq को जीरो करोगे तो k बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल Q माइनस 2Q है, दैट इज जीरो हो जाएगा। इट इंप्लाइज कैपिटल Q माइनस 2Q, दैट इज जीरो हो गया। इट इंप्लाइज 2Q इज इक्वल टू कैपिटल Q हो गया, इट इंप्लाइज Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2 हो गया। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी Q बाई 2, स्मॉल q अगर Q बाई 2 आया तो Q माइनस Q कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इट इंप्लाइज Q माइनस Q कितना आ जाएगा, Q माइनस Q बाय Q माइनस स्मॉल q का वैल्यू Q बाय 2, यानी ये भी आ गया कितना Q बाई 2, यानी Q बाई 2 स्मॉल q भी Q बाई 2, कैपिटल Q माइनस Q भी Q बाई 2, यानी Q बाई 2 दो भाग में हम डिवाइड करेंगे तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, हाँ कुछ नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ तक आप पढ़िए, नहीं तो इसके पहले जहां तक आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं उतना आप जरूर कीजिए। बोर्ड के आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे इस पे आधारित, ये मेरी गारंटी है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड जो आजकल पैटर्न चेंज कर दिया है, जो टेस्टिंग थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा उटपटांग पूछ रहा है, वो सारे उटपटांग के साथ हम लोग मिलेंगे और इस बार बहुत अच्छा बोर्ड का पेपर हम लोग करेंगे। ये मेरी आपसे शुभकामना भी है, तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।